रिकॉर्ड है कि कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने संविधान दिया, राइट, नींव फाउंडेशन। उसके बाद अगर आप यूपीए का समय देखें, उसमें मनरेगा दी, जमीन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया, ट्राइबल बिल दिया। तो हमारा रिकॉर्ड तो बिल्कुल क्लियर है। और ये बहुत बड़े काम, ये छोटे काम नहीं। और इन काम करने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी। ये छोटे काम नहीं है। लेकिन जिसको लेकर समाज में इतना विवाद है, उसे डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर लागू कराने की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में सोचते क्या थे, और उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एसएन साहू साहब ने, जो संविधान सभा के एक अच्छे अध्येता हैं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी डिबेट्स में उनकी जो भागीदारी है उससे उद्धृत करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इसको जल्दबाजी में या जबरन लागू करने के बिल्कुल पक्षधर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक रिटायर्ड जस्टिस जो देश के विधि आयोग की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी बात को भी, उनके सुझाव को भी अनसुना किया गया। जब राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने अपनी बात कही तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि हम तो संविधान के तहत काम कर रहे हैं, यह तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर है, किस रूप में है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। और बार बार यह दावा किया गया, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से, केंद्रीय मंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का हवाला दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं ही यूसीसी को लागू कराने की हिमायत की थी। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से लेकर और कुछ कथित अंबेडकरवादियों तक बड़े जोर जोर से वे कहते रहते हैं कि अंबेडकर यूनिवर्सल सिविक कोड को लागू किए जाने के पक्षधर थे। हमारी जो अप्रोच है, अगर आप मेरा भाषण सुने कुछ दिन पहले वाला, उसमें हमने कहा है आदिवासी मतलब जो सबसे पहले थे, मतलब हिंदुस्तान के पहले मालिक। वनवासी जो बीजेपी कहती है, जो लोग जंगल में रहते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वो वनवासी है और जो बीजेपी कह रही है, उसका मतलब है कि जंगल के बाहर आप नहीं जा सकते, जंगल के बाहर आप सपना नहीं देख सकते। आप अगर आप अपने बेटे को पायलट बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, लॉयर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो नहीं, आपके लिए मना है क्योंकि आप वनवासी हो। और फिर जंगल को काटा जा रहा है, तो अंत में जिनको वनवासी कह रहे हैं उनके पास जंगल भी नहीं बचे। क्या ये बात सही है? हम ये समझना चाहते हैं और इस पर एक देश में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, ये बात सही नहीं है। हां, ये बात सही है कि डॉक्टर अंबेडकर सहित संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल करने का समर्थन किया था, पर समाज और समुदायों के कंसल्टेशन और सहमति के बगैर इसे सरकारी स्तर पर लागू करने का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को किसी संहिता द्वारा बाधित करने का औचित्य ही कहां उठता है कि अंबेडकर जैसा विद्वान कानूनविद, इतना बड़ा कानूनविद जो हो, वह जबरन उसे लागू करने की बात कहता। दोस्तों, संविधान के खंड 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। खंड 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं।
इसी में खंड 4A है जो फंडामेंटल ड्यूटी का है, जिसमें 51A भी अनुच्छेद शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 44 एक पंक्ति में कहता है, एक पंक्ति में सिर्फ एक सेंटेंस है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये तो संविधान सम्मत है, ये तो संविधान में कहा गया है। वो एक पंक्ति क्या है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों, इससे पहले क्या है, एक अनुच्छेद पहले यानी अनुच्छेद 43 में संविधान कहता है 43A में कि राज्य किसी भी उपक्रम के प्रबंधन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी तय करने का कदम उठाएगा। और 43B क्या कहता है, राज्य सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करेगा, लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करेगा। संविधान 39B में क्या कहा गया है, भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार का होना चाहिए कि पूरे समाज का भला हो। और दोस्तों 39C क्या कहता है, मैं जानबूझकर ये एक अनुच्छेद आपके सामने पढ़ रहा हूं, मैं फिर यूसीसी पर आऊंगा यानी समान नागरिक संहिता पर। 39C कहता है कि आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार होना चाहिए कि धन दौलत और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यानी अहितकारी संकेंद्रण का मतलब होता है कि जो समाज के बड़े हिस्से के लिए गड़बड़ हो, नकारात्मक हो, धन का ऐसा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों 51H अनुच्छेद हर नागरिक कहता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। इसके H उपबंध में H उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक मिजाज यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास हो। यह सब फंडामेंटल ड्यूटी का खंड है। अब मेरा कहना है दोस्तों कि उसी संविधान में ये सारी चीजें कही गई हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में कही गई हैं कुछ चीजें, और कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। लेकिन हमारी सरकारों को, राज्यों की हो और हमारे देश की केंद्र सरकार को, इसकी कोई चिंता नहीं है कि वो अनुच्छेद कैसे एग्जीक्यूट किए जाएं, जिन पर समाज के किसी भी हिस्से में कोई डिस्प्यूट नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक देश में एक नई विचारधारा पैदा हो रही है। ये जो यात्रा है, ये विचारधारा है, आरएसएस की दूसरी विचारधारा है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई कौन लड़ रहा है और कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं, वो आप देख लीजिए उससे। तो ये कुछ पहलू ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यानी समान नागरिक संहिता को लेकर बिल्कुल साफ बताते हैं कि मौजूदा सरकार और कुछ राज्य सरकारें और भारतीय जनता पार्टी जिस शिद्दत के साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल एक लाइन को लेकर अड़ी हुई है, और ऐसा लगता है कि उसको लागू कराने पर बिल्कुल वो बिल्कुल कटिबद्ध है। इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इसके पीछे सामाजिक ध्रुवीकरण, सामुदायिक ध्रुवीकरण के पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर हमारे प्रियम्बल की बातें, हमारे फंडामेंटल राइट्स की बातें, उनको लागू क्यों नहीं की जा रही हैं? प्रियम्बल तो समता की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है, भ्रातृत्व की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात भी फंडामेंटल राइट्स में है। हम उनको छोड़ रहे हैं और नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 39 के जो बहुत सारे पहलू हैं उनकी बात छोड़ रहे हैं। अंधाधुंध हमारे सार्वजनिक उपक्रम, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस लुटाए जा रहे हैं बड़े उद्योगपतियों को और कारपोरेट समूहों को। क्या वो 39 की भावना, आर्टिकल 39 की भावना के बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उसका विरोध नहीं करते?
उसका उल्लंघन नहीं करते? हिंदुस्तान में गरीबों और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के बीच में असली लड़ाई, और असली लड़ाई धन की है। हिंदुस्तान की जनता का जो धन है वो किस प्रकार से बांटा जाए, लड़ाई वो उसमें दलितों की जगह है, अल्पसंख्यकों की जगह है, गरीबों की, किसानों की, पिछड़ों की, सबकी जगह है। अभी क्या हो रहा है कि वन साइडेड हो गया, तो पूरा फायदा चुने हुए लोगों को। लड़ाई वो है, ये राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई में उनकी तरफ धन है, आज उनकी तरफ सरकार के सब अंग हैं, गरीबों की तरफ सिर्फ गरीबों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज़ है। अगर उस आवाज़ को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो बहुत पावरफुल चीज़ है, मगर वो जो आवाज़ है वो बिखरी हुई है। कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लड़ती है। ये हमारा डीएनए है, और ये हमारा डीएनए आज नहीं आया, ये हमारा डीएनए आज़ादी की लड़ाई से के टाइम से है। हमारी पार्टी की व्यू है जो भैया जो सेंसस डेटा है उसे बाहर निकलना चाहिए, और हम उसके लिए हैं। उस समय हमारी पार्टी में डिस्कशन चला था, और हमारी राय है कि वो बाहर आना चाहिए। मगर ये आप मत भूलिए कि सेंसस को करा किसने, रिजर्वेशन किसने दिया, ये बात आप मत भूलिए। ये कोई भी महिला, कोई भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, कोई भी हो, किसी के खिलाफ अगर गलत काम किया जाए उसके एकदम कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम इस बारे में आपको डॉक्टर अंबेडकर का क्या इस पर विचार था, सोच था, जिसको गलत ढंग से आज उद्धृत किया जा रहा है, वो कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात सही है कि संविधान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखने पर सहमति जताई थी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम सब जानते हैं कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के दौरान ये कहा था कि देश के हर समुदाय, हर नागरिक पर इसे थोपा नहीं जाएगा। अगर यह नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसे हर समुदाय, हर नागरिक पर थोपा जाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर यह कहा कि इसका उपयोग पूरी तरह स्वेच्छया होगा। द एप्लीकेशन ऑफ द कोड में बी प्योरली वॉलंटरी। ये साफ शब्द हैं डॉक्टर अंबेडकर के। तो डॉक्टर अंबेडकर को गलत ढंग से कोट कर, चाहे वो संसद हो या सड़क हो, मुझे लगता है कि अपना उल्लू सीधा करने में जो लोग लगे हैं वो न तो हमारे संविधान सभा की डिबेट्स के साथ न्याय कर रहे हैं और न डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का। डॉक्टर अंबेडकर इसको वॉलंटरी शामिल करने की बात उन्होंने शिद्दत के साथ रेखांकित की और यह भी कहा कि भविष्य में भी कोई सरकार या संसद लोगों को इसके लिए मजबूर नहीं करेगी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने फिर 2 दिसंबर 1948 को एक बहस में यह कहा कि कोई भी सरकार मुस्लिम कम्युनिटी के विद्रोह करने की कीमत पर किसी भी संहिता को लागू नहीं कर सकती। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वो एक पागल सरकार होगी। अब ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं, जो भारत की संविधान सभा में बोलते हुए जिन्होंने ये बात कही थी, और वो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे।